नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में टूट सकती है एमवीएस सरकार। एनसीपी और बीजेपी की बढ़ती नजदीकियों से परेशान हुए उद्धव ठाकरे। आपको बता दें कि जिस तरीके से एनसीपी के नेता एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर रहे हैं और इन बढ़ती नजदीकियों से अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि ये शिवसेना के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं और महाराष्ट्र में जल्द ही गिर सकती है एमवीएस सरकार। आपको बता दें कि और इसी पूरे मामले को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी कि उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से बातचीत की और बताया कि किस तरीके से एनसीपी और बीजेपी की जो नजदीकियां हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शरद पवार से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने गिनाया कि जब भी कोई मौका आता है तो शिवसेना हमेशा बीजेपी के ऊपर वार करती है और फ्रंट पे खड़ी हुई नजर आती है, और वहीं अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी हमेशा बैकफुट पर नजर आती है। और ये बोले गए हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से और चीजों को भी गिनवाया गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे अपनी एमवीएस सरकार को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरीके से आजकल सरकार में जो मतभेद देखे जा रहे हैं, तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं और इन्हीं बयानबाजी को लेकर आज उद्धव ठाकरे की सरकार के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने बातचीत की एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से और कहा कि जिस तरीके से बीजेपी के ऊपर हमलावर होना चाहिए एनसीपी को, पर एनसीपी हमेशा पीछे खड़ी हुई नजर आती है। और उद्धव ठाकरे ने इन चीजों को भी गिनवाया कि किस तरीके से जो एजेंसियां हैं वो महाराष्ट्र के एक के बाद एक नेता के ऊपर छापेमारी कर रही है, चाहे फिर उद्धव ठाकरे के साले हों या फिर नवाब मलिक जो कि अभी हालिया दिनों में ही जेल में गए हैं, या अनिल देशमुख जैसे लोग। पर इन चीजों के बावजूद भी प्रदेश के डिप्टी सीएम अजीत पवार की तरफ से कहा गया कि दोनों पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए। और इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने गिनवाया कि किस तरीके से यानी कि तमाम एजेंसियां हैं जो एक के बाद एक बीजेपी जो है वो बदले की राजनीति कर रही है। आप सत्ता में आना चाहते हैं तो आप सत्ता में आइए, पर इस तरीके से राजनीति मत कीजिए। इन सारी चीजों को गिनवा रहे हैं आज उद्धव ठाकरे, क्योंकि लगातार अब उद्धव ठाकरे को उनकी सरकार का गिरने का डर सता रहा है। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने इस चीज को भी गिनवाया। उन्होंने कहा कि जब पिछले साल हाथापाई के दौरान भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसदों को निलंबित कर दिया था, उस वक्त पे भी डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा था कि कुछ घंटों के लिए निलंबित करना ठीक है, पर ज्यादा दिनों के लिए निलंबित करना सही बात नहीं है। और किस तरीके से एनसीपी जो है वो हमेशा बीजेपी के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। ये जो अब जिस तरीके से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं एमवीएस सरकार की, वो साफ नजर आ रही हैं उद्धव ठाकरे की इस बातचीत से। जो बातचीत उद्धव ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से की है इस पूरे मामले को लेकर के आखिरकार एनसीपी बीजेपी के ऊपर हमलावर क्यों नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से नवाब मलिक आए दिन बीजेपी को लेकर बयानबाजी करते रहते थे, कभी सोशल मीडिया तो कभी ट्विटर या तमाम जगहों पर, या फिर कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इन दिनों वो जेल में है, पर इसको लेकर भी ज्यादा तीखी प्रक्रिया नहीं दी गई एनसीपी की तरफ से। और अभी हालिया दिनों में ही एनसीपी के नेता माजिद मेनन की तरफ से कहा गया है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का नाम देश और विदेश में और देश की जनता के बीच में आ रहा है, उनमें कुछ तो खूबियां होंगी जो कि विपक्ष के नेताओं को नहीं दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से एनसीपी के जो नेता हैं वो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेताओं की तारीफ कर रहे हैं, और जिस तरीके से पेगासस जासूसी मामले को लेकर भी जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पुलिस दफ्तर बुलाया गया, बाद में कुछ घंटों में पुलिस ने खुद ही देवेंद्र फडणवीस के घर पर जाकर उनके बयान को रिकॉर्ड किया। इस बात से भी शिवसेना नाखुश नजर आई और कहा कि जब तक कोई बड़ा अधिकारी ऊपर से इन चीजों के इंस्ट्रक्शन पुलिस को नहीं देता, इस तरीके से चीजें नहीं हो सकती। यानी कि पुलिस ने पहले कहा कि देवेंद्र फडणवीस को ऑफिस आना पड़ेगा, फिर वही पुलिस देवेंद्र फडणवीस के घर पर जाकर पहुंची और उनका बयान रिकॉर्ड किया। यानी कि एनसीपी कहीं ना कहीं से एक बार तार जोड़ना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से सरकार बनाने के लिए, और अपनी सरकार का डर सता रहा है अब उद्धव ठाकरे को, क्योंकि उद्धव ठाकरे के कई बड़े मंत्री, या फिर हम अनिल परब की बात करें, अनिल देशमुख की बात करें, या फिर नवाब मलिक की बात करें, जो बड़े चेहरे एमवीएस सरकार के हैं, आज वो ईडी और सीबीआई की रडार पर है। और जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के और घोटाले के केस जो है वो महाराष्ट्र से लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि आज उद्धव ठाकरे
ठाकरे का चिंता का विषय बन चुका है सरकार को संभाले रखना, सरकार को 5 साल तक चलाना। बहरहाल सरकार को अभी 3 साल होने वाले हैं, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से आज भी उद्धव ठाकरे को अपनी सरकार जाने का डर सता रहा है, क्योंकि एनसीपी की जो नजदीकियां हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में डाल सकती हैं एनडीए सरकार को, क्योंकि बीजेपी को लेकर कई बार शिवसेना निशाना साध चुकी है और ये कह चुकी है कि एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं अगर सरकार गिराने की बात देखी जाए तो आज अपने ही सहयोगी दलों से डर लगने लगा है उद्धव ठाकरे को। कभी कांग्रेस को लेकर सवाल उठाए जाते हैं तो कभी कांग्रेस की तरफ से शिवसेना को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तो कभी शिवसेना को रास नहीं आती वो बयान जो एनसीपी के नेता देते हैं बीजेपी को लेकर, यानी कि कभी तारीफ तो कभी निशाना साधा जाता है एनसीपी और शिवसेना की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को। जब से ये गठबंधन टूटा है 2019 से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक दूसरे से अलग हो चुकी हैं और अब महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार है, यानी कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है। और ये तीनों सहयोगी दल कभी बीजेपी के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं तो कभी उनकी ही तारीफ करने लगते हैं और इस वजह से ही सरकार का डालम डोलना शुरू हो जाता है। और तभी यही बड़ा कारण है कि ये नेता एक दूसरे के ऊपर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं, चाहे फिर हम बात नाना पटोले की करें, संजय राउत की करें या फिर डिप्टी सीएम अजीत पवार की करें। कभी अमित शाह की तारीफ की जाती है तो कभी एनसीपी सुप्रीमो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। अपने पिछले बर्थडे पर यानी कि जन्म दिवस पर भी उन्होंने मोदी की तारीफ की थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और बताया था कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम राज्यों को संभाला है और देश के प्रधानमंत्री होने की भूमिका को भी ढंग से अदा किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो वहीं ये जो चीजें हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एनसीपी का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और यही बड़े कारण है, यही चीजें हैं कि उद्धव ठाकरे को इन परेशानियों को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से बात करनी पड़ी और गिनवाया भी कि शिवसेना किस तरीके से वार कर रही है बीजेपी के ऊपर और शिवसेना और एनसीपी बैकफुट पर आई पड़ी है। अब देखना अहम ये होगा कि जिस तरीके से एमवीए सरकार के एक के बाद एक बड़े नेता जो हैं वो जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं और संपत्तियों की कुर्क की बात करें तो उद्धव ठाकरे के साले से लेकर संजय राउत और तमाम लोग हैं जिनके ऊपर ईडी पहले ही जांच कर चुकी है और किस तरीके से संपत्ति को कुर्क किया गया है। और आज भी अजीत पवार की जो 65 करोड़ की जो मील थी उसे भी जब्त कर लिया गया है। इससे पहले नवाब मलिक से लेकर अनिल देशमुख की संपत्ति को भी कुर्क किया गया है, यानी कि जो अवैध कारोबार थे उस पर एक एक करके केंद्रीय एजेंसियों का डंडा चल रहा है और उसके बाद एनसीपी का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। और वही बात अगर की जाए शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन की, तो गठबंधन पहले ही बिगाड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले भी उद्धव ठाकरे का एक बयान सामने आया था जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के साथ गठबंधन कर उन्होंने अपने 25 साल खराब किए हैं। तो ऐसे में देखना अहम ये होगा कि सरकार को बनाए रखने के लिए और जो बयान इन तीनों पार्टियों की तरफ से बीजेपी को लेकर दिए गए हैं क्या इन बयानों पर कायम रहती हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव भी होने वाले हैं और बीएमसी के चुनावों को लेकर भी ये देखना अहम होगा कि जो तीन पार्टियां एकजुटता एमवीए सरकार को लेकर दिखाती हैं। और अभी आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से भी कहा गया था और शिकायत की गई थी कि ये जो सरकार है, जो एमवीए सरकार है, ये मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही चलनी चाहिए, इसमें बदलाव नहीं आने चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 25 विधायक जो कि महाराष्ट्र की कांग्रेस से हैं, इन्होंने भी सोनिया गांधी से टाइम मांगा है मीटिंग करने के लिए, बात करने के लिए, यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी महाराष्ट्र में बड़ी गड़बड़ दिखाई दे रही है। अब देखना अहम ये होगा कि अब सोनिया गांधी के साथ जो होने वाली मीटिंग है इसमें क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। और बात रही बीएमसी चुनावों की, तो बीएमसी चुनावों में किस तरीके से ये तीनों पार्टियां एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं या फिर तीनों फिर से या तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि जनता ने तो पहले ही दिखा दिया है कि जनता किसके साथ है। क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र में निकाय चुनावों की भी बात की जाए तो हमेशा ही ये तीनों पार्टियां जो है वो बीजेपी से कम स्कोर करती हुई दिखाई दी हैं। अब देखना अहम ये होगा कि बीएमसी के चुनावों में किस तरीके से रिजल्ट सामने
चाहते हैं। और भी ज़्यादा न्यूज़ के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।